हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो लेक्चर होगा वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर होगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, या इनको हम समझेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ हम जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बाकायदा न्यूमेरिकल्स होंगे, शार्ट क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एंट्री टेस्ट लेवल पे आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहेगा। तो शुरू करते हैं, आइए। तो हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। अच्छा, इसको शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं, इससे पहले हम करते क्या थे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पहले हमारे पास जो भी इससे पहले टॉपिक्स पढ़े हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर रहे होते थे, वहाँ पे 2 और मोर वेक्टर्स होते थे, ठीक है। उनको हम एक सिंगल वेक्टर में लिखते थे, यानी कि रिजल्टेंट में लिखते थे। अब क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास एक वेक्टर होगा, सिंगल वेक्टर, उसी को तोड़ के कंपोनेंट्स में लिखेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी मतलब यही है कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, तोड़ना, ठीक है, उसका मतलब ये होगा। इससे पहले हम जो कंपोनेंट्स होते, जो हमारे पास वेक्टर्स होते थे 2 और मोर जितने भी, तो उनको हम ऐड करके एक सिंगल वेक्टर में लिखते थे। अब यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर को तोड़ के 2 और मोर वेक्टर में स्प्लिट करना होता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक कहानी की तरह, मतलब को उसको डेली लाइफ से रिलेट करके आपको बताऊँगा कि वाकई ये चीज़ होती है, वाकई आपके पास फोर्स रिजॉल्व होती है, वाकई ये कंपोनेंट्स बनते हैं, इसका आपको ज़रा फील आ जाए, ठीक है। इसके करके मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। वो क्या है कि मान ले आपके पास एक वेविंग मशीन है जिसके ऊपर वेट जो आप मेयर करते हैं। तो जैसे एक ये वेविंग मशीन है, इसके मुख्तलिफ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक वेविंग मशीन है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कोई मेस m रखा हुआ है, ठीक है आपने, तो इसका वेट क्या होगा, mg डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे मान ले आपके पास ये रीडिंग शो कर रही है 1 kg है, मान ले ये 1 kg की रीडिंग शो कर रहा है यहाँ तक। तो आपके पास यहाँ पे उसका जो रीडिंग आपने ली वो यहाँ तक है। दूसरी केस में आपने क्या किया, इसी तरह आपके पास वेविंग मशीन है, तो यहाँ पे रीडिंग है आपके पास। अब आपने उसी में इसको ऊपर रखा, रखने के साथ साथ आपने भी ऊपर से फोर्स लगाई जो कि mg के साथ साथ आपने भी लगाई फोर्स जो कि डाउनवर्ड है फोर्स। तो अब आपके पास जो फोर्स के लगाने से आपके पास रीडिंग बढ़ेगी, वो कुछ यूँ आ गई है मान लें, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास तीसरी कंडीशन भी बन सकती है। अब क्योंकि आपके पास फोर्स ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आप देखें, तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, वही वेविंग मशीन है, आप उसी में इसको ऊपर रखें, आप इसी तरफ फोर्स लगाएं F, ठीक है। आपकी वेट जो है mg नीचे की तरफ है, आपके पास रीडिंग क्या दिखाएगी, रीडिंग वही दिखाएगी, ये शुरू में कंडीशन थी। आप बेशक अब ये किसी वेविंग मशीन में आप ऊपर मेस रखा हो, ठीक है, उसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो आपको पास जो वेविंग मशीन की जो रीडिंग है वो उतनी ही दिखाई पड़ेगी जितनी आपके पास शुरू में मेस जो है रेस्ट में था, उसको ऊपर फोर्स नहीं लग रही थी। आप जब भी हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो वो रीडिंग शो नहीं करेगा, ये आप एक्सपेरिमेंटली करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब एक चौथी कंडीशन हम लेते हैं, यहाँ पे कुछ यही वेविंग मशीन है, ठीक है। तो अब की बार क्या किया आपने, ये आपके पास मेस है, ठीक है, आपने फोर्स कुछ इस एंगल में लगा लिए फोर्स, ठीक है, थीटा एंगल पे लगा लिए। अब आपके पास कंपोनेंट्स इसके बनेंगे, जैसे इसके ये एक तो वेट तो नीचे की तरफ होगा ही होगा, ठीक है इसका। अब आपके पास रीडिंग कुछ ऐसी दिखाएगी, यानी कि 1 से ये 1 kg यहाँ तक माना था तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम दिखाएगी, ठीक है। अब आपके पास 2 कंपोनेंट बनेंगे इसके, असल में होता क्या है, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो आपके पास 2 कंपोनेंट बन गए, मतलब एक सिंगल फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक इस कंपोनेंट, अब यहाँ पे कम क्यों दिखाई है, आपके एंगल में लग रही है, तो एक जो आपके पास ये वाला कंपोनेंट है इसकी वजह से आपके पास रीडिंग शो नहीं होगी, इस वाले कंपोनेंट्स की वजह से रीडिंग शो होगी। तो इस वजह से आपके पास फोर्स जो है पूरी यहाँ पे पूरी लग रही थी नीचे की तरफ, यहाँ पूरी नहीं, यहाँ ये सिर्फ एक कंपोनेंट लग रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वजह से आपके पास थोड़ी सी इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मान लें इसकी वजह से अब ये 2 इसके कंपोनेंट्स बन गए, रिजॉल्व किए हमने, तोड़ा है फोर्स को। इसी तरह जिस तरह अब पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ आए, वहाँ क्या होता था, मान लें एक वेक्टर ए था, ये जिसको या F1 कह ले या F2 कह ले, ये F2 वेक्टर है कोई, एक F1 वेक्टर है कोई इस तरह, ये कोई थीटा एंगल पे लाई कर रहा है,
ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करते हो, किसके ज़रिए, पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए करो या ट्रायंगल के ज़रिए करो। चलो आइए पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक करते हैं इसको। आप पैरेलल शिफ्टिंग की इसकी, जो कि आगे की तरफ आया F1 वेक्टर, एक ये है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके आपने यहाँ पे ले आए, मान लें F2 है। अब आप इसकी पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक करना है तो इसके क्या करोगे, इसको ज़रा मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि वो हो जाए। वैसे इतना था, चलो अब ये है आपके पास, ठीक है। अब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो इसको ज़रा सीधी नहीं बन रही है ना लाइन, ये अब अगर आप स्केल वगैरह से करोगे तो आपके पास सही बनेगा। ये पैरेलल शिफ्टिंग की। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट आर्डर में आपने लेना है या डायगोनल कर लो। देखो ये आपके पास इसके मुताबिक इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ की है तो डायगोनल आपके पास रिजल्टेंट बनता है। तो ये रिजल्टेंट है, ये F2 है, ठीक है, ये F2 है, ये आपके पास क्या है, F वेक्टर है। तो F वेक्टर जो आपके पास, इन दोनों को हमने सम करके एक सिंगल फोर्स लाई है। तो अब यहाँ पे भी आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं। ये मान ले किसी एक को थीटा, ये थीटा एंगल है, यहाँ आप थीटा इसके लिहाज से भी ले सकते हो, और एक्स, ये Fx होगा, ये Fy होगा। Fx के लिहाज से थीटा ले सकते हो और Fy के लिहाज से भी थीटा ले सकते हैं। तो आइए हम किसके लिहाज से रह रहे हैं, Fx के लिहाज से। तो इसी को हम मैं यहाँ पे बनाता हूँ ज़रा, तो आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए कैसे। मान लीजिए आपके पास क्या है, Fx है, ठीक है, और ये Fy है, ठीक हो गया, Fy है। तो आपका रिजल्टेंट बीच में से, ठीक है, ये बीच में से रिजल्टेंट हो गया। इसी का पैरेलल शिफ्टिंग करें आप, यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। तो आपके पास ये Fy आ गया, Fy आ गया। ये आप थीटा यहाँ पे लिया था, इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ थीटा। तो इसको आप ज़रा मिटा भी सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज़बरदस्त फील आए इसका। अब होगा क्या, इसी तरह आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आपको अगर रिलेशन बतानी हो किसके बीच में, यो F नेट जो हमने लगाई थी फोर्स, ठीक है। हम अब फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कि यो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है F, ठीक है, इसका रिलेशन Fx के साथ क्या है, Fy के साथ क्या है, वो हम निकालना चाहेंगे। या हम ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इसके ज़रिए Fx कंपोनेंट वाली फोर्स कितनी डिवाइड हुई उस पर और Fy में कितनी डिवाइड हुई, ये भी निकाल सकते हैं। वो रिलेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें, उसके लिए आप, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लगा सकते हो। आपके पास पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ये F होगा, ठीक है, F होगा। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर मतलब Fy डिवाइड बाई F। तो Fy किसके इक्वल होगा, Fy इक्वल होगा F साइन थीटा के। इस तरह आपके पास Fy किसके इक्वल है, F साइन थीटा के। और Fx से अगर देखें तो Fx के लिए अगर आप फाइंड करना चाहते हो क्या लगाओगे, कास थीटा, जो कि किसके इक्वल होगा, कास थीटा आपके पास इक्वल होगा Fx मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, F है। तो Fx किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर करें तो F कास थीटा के। तो ये Fx आ गया, ठीक है, और ये Fy आ गया आपके पास। इसी से अजान हो रही है, ठीक है, तो वेट करते फिर इसकी बात शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अजान हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो है, अब यही इसी के मदद से, यानी कि इसी ट्रायंगल की मदद से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो कि जो एंगल आप जिस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, और एंगल या Fx की लिहाज से आप बताओगे या Fy के लिहाज से, ठीक है। तो कैसे बताओगे, टेन थीटा लगा लो, टेन थीटा की उससे, टेन थीटा किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, Fy, बेस क्या है, Fx है। तो आपके पास थीटा किसकी इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स Fy डिवाइड बाई Fx के, Fy डिवाइड बाई Fx के। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहानी सारी सुनाने का मकसद ये था कि आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है, इसका ज़रा आपको फील आ जाए, ठीक है। वो कैसे आ सकते हैं, अब हमने क्या किए, एक सिंगल फोर्स थी, उसको सेपरेट किया है किसके, उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब उस सिंगल फोर्स का और जो उसके कंपोनेंट है उनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, जो सिंगल फोर्स है आपके पास उसी के बराबर होगा। अब यही डेफिनेशन में भी हम लिखते हैं, क्या है डेफिनेशन लिखते हैं ज़रा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट मतलब डिवाइड या स्प्लिट भी लिख सकते हो, स्प्लिटिंग अ वेक्टर into the process of splitting a vector into two or more vectors
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, ये क्या कि यहाँ पे हमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने एक वेक्टर को, कैसे एक वेक्टर, ए वेक्टर इनटू टू आर मोर, ये आर है बी नहीं है, ठीक है, इनटू टू आर मोर वेक्टर इन सच ए वे, इस तरह करेंगे, किस तरह, इन सच ए वे, कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे या इस कुछ ऐसा सेपरेट करेंगे, इन सच ए वे दैट देयर कंबाइन इफेक्ट, देयर कंबाइन इफेक्ट इज सेम एज that of given vector, that of given vector, ठीक है। ये जो आपके पास ये गिवन वेक्टर था जो आपने फोर्स लगाई, ठीक है, ये आपने फोर्स लगाई, इस वेक्टर का जो कंबाइन, इस वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा। ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इन सच ए वे दैट देयर कंबाइन इफेक्ट इज सेम एज दैट गिवन वेक्टर, इस गिवन वेक्टर के कंबाइन इफेक्ट, इस गिवन वेक्टर के, इस गिवन वेक्टर का जितना इफेक्ट है वो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के क्या है, इक्वल है। ये बात, इसकी डेफिनेशन भी यही, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, इसके इसी से रिलेटेड। चलो जल्दी जल्दी मिटाते। अभी क्वेश्चंस हम लगाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आगे यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आज ही ये आप 9th में भी करके आए हो। अच्छा, फाइंड, क्या कहता है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करना है वेक्टर के, ऑफ वेक्टर, वेक्टर के एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर क्या है, एक दो फिगर है आपके पास, वो क्या है, एक फिगर है कुछ ऐसे, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक वेक्टर है आपके पास, 60 डिग्री का एंगल है इसका, और ये 10 न्यूटन की फोर्स है, कितनी है, 10 न्यूटन की फोर्स। एक दूसरा वेक्टर है, दूसरी फिगर है आपके पास कुछ इस तरह, ठीक है। उसमें क्या है, ये पूरा का पूरा वेक्टर इस तरफ है, और ये आपके पास वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की, जो कि कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ये एफ एक्स वाला वो हो गया, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो इसी से अब क्या करोगे, अब आप इसी से आपने इस पार्ट के लिए भी आपने एफ एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट, इसके लिए भी एफ एक्स वाला और एफ वाई वाला कंपोनेंट निकालना है। तो आपके पास फार्मूले पता है, एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कास 60 डिग्री होगा, कास थीटा होता है, चलो थीटा बाद में पुट करेंगे, कास थीटा, ठीक है। अब एफ एक्स आपको चाहिए, एफ कितना है 10 और कास 60 लगाएंगे, कास 60 किसके इक्वल होता है आपके पास, कास 60 इक्वल होता है 1/2, 2 से 2 5 और 10, तो ये आपके पास एफ एक्स कितनी आ रही है, 5 न्यूटन आ रही है। दूसरी के लिए एफ वाई के लिए, एफ वाई किसके इक्वल होगा, एफ साइन थीटा के, और एफ वाई के लिए एफ कितना है, एफ आपके पास 10 न्यूटन है, ठीक है, एफ 10, और साइन क्या है साथ साथ, साइन 60 डिग्री, एफ वाई आपके पास इक्वल होगा 10 साइन 60 √3 डिवाइड बाई 2 5, तो ये एफ वाई कितना आ गया, 5√3 न्यूटन, 5√3 न्यूटन। ये एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया। तो चलिए उस फिगर के लिए हम निकालते हैं, वो क्या होगा आपके पास, एफ एक्स निकालें, पहले एफ एक्स निकालें, या एफ वाई भी निकाल सकते हैं, इसलिए एफ एक्स एफ साइन एफ कास होगा ना एफ एक्स के साथ, एफ कास थीटा, ठीक है, एफ कास थीटा, और यहाँ पे एफ कास थीटा कितना होगा, एफ कितना है, एफ आपके पास 5 है, ठीक है, एफ नहीं है, वी एस, ठीक है, यहाँ पे एफ नहीं है, वी है, चलो वी के लिए करोगे, वी एक्स किसके इक्वल होगा, वी कास थीटा के, वी एक्स इक्वल टू वी कितना है, 5 कास 90 लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है एफ एक्स से, तो वी एक्स इक्वल टू 5 कास 90 0, वी एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास वी एक्स। वी वाई निकाले, वी वाई इक्वल टू वी साइन कितना है, साइन 90, वी वाई साइन 90 नहीं, साइन 90, ठीक है साइन 90 वो होता है,
1 के इक्वल। v कितना है 5 sin 90 कितना होगा 1, तो वी वाई कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट किसके अलॉन्ग था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग था, इसलिए 5 ही आ गया पूरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यानी कि कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे मज़ीद। क्वेश्चंस तो आज बहुत सारे कर दें। किससे रिलेटेड है, ठीक है, टॉपिक नहीं मिटाते, अब दूसरा टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। ए फोर्स है आपके पास, एक फोर्स है, ए फोर्स इज इंक्लाइन, क्या कहता है, इंक्लाइन है एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से, टू द हॉरिजॉन्टल से, इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक हो गया, इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक है, इन द इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तेज लिखने में कोई गलती ना हो, गड़बड़ ना हो, ठीक है, डायरेक्शन बी लिखने में सही है, बी 50 न्यूटन है। किस क्या कह रहा है, फिर पढ़ेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या कह रहा है, फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने फाइंड करनी है। और क्या पूछ रहा है, एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, अच्छा क्या पूछ रहा है, फोर्स इंक्लाइन है 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल क्या कह रहे हो, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइन है, इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बी, अगर उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डायग्राम बनाता हो आसान हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या है, फोर्स है, वो इस तरह है हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है ना, एक्स है, हॉरिजॉन्टल इससे 60 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है, कि 60 डिग्री इंक्लाइन एंगल बना रही है, मतलब इस तरह। तो आपके पास क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ये एफ एक्स से है, वो वाला कंपोनेंट कितना है 50 न्यूटन है। फाइंड करो एफ वाई, जो कि ये वाला होता है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके हम यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है, तो ये एफ वाई होगा, ठीक है। फाइंड करना है एफ वाई वाला कंपोनेंट और क्या कौन सा कंपोनेंट, और फोर्स एफ फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इक्वल होता है, देखिए एफ एक्स इक्वल होता है एफ कास 60 डिग्री के इक्वल होगा, यहाँ 60 है इसलिए एफ एक्स आपके पास पता है 50 इक्वल टू एफ कितना है पता करना है, कास 60 1/2, तो 2 इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू एफ कितना आने वाला है 100 न्यूटन इक्वल टू एफ आया 100 न्यूटन। अब आप एफ वाई वाला कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, देखिए एफ वाई वाला कैसे निकलेगा, एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन 60, ठीक है, एफ वाई निकालने के लिए एफ अभी हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 इक्वल होता है √3 डिवाइड बाई 2 के, तो ये 50 आ जाएगा, तो मतलब एफ वाई कितने आने वाला है 50 √3 न्यूटन, ये एफ वाई वाला कंपोनेंट भी आएगा। सिंपल था, बहुत ईजी था, तो ये आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो हम करेंगे, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं, अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर, क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, दो ही नाम है, इतना मुश्किल नहीं। पहले यूनिट वेक्टर को समझते हैं, आइए, पहले भी हमने क्या था इसको, यूनिट वेक्टर, पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने ये बताया था आपको यूनिट वेक्टर क्या है, अब एक मरतबा फिर आपको बताएंगे क्योंकि आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हमने वहाँ कहा था कि यूनिट वेक्टर असल में कोई वेक्टर नहीं होता है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो भी किसी गिवन वेक्टर के अलॉन्ग होती है। तो चलिए उसको हम समझते हैं। मान लें इसको समझने के लिए मैं एक कहानी से रिलेट करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आए। ये आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है।
अब आप इस पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो इसी ब्लॉक के ऊपर। फोर्स कैसे अप्लाई किया आपने, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की आपने। तो मान ले फोर्स कितनी की है वो मैं लिखता हूँ, फोर्स आपने अप्लाई की एफ फोर्स 5 न्यूटन टूवर्ड्स, क्या कहते हैं, टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ 5 आपने फोर्स अप्लाई की। अब ये 5 न्यूटन ये क्या है, मैग्नीट्यूड है भाई, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। फिर ये टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपके पास डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसी चीज़ को, मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर, एफ का मैग्नीट्यूड साथ साथ एफ का कैप करके लिख सकता हूँ। अब एफ कैप क्या है, डायरेक्शन है अलोंग 5 न्यूटन जो कि लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन अलोंग, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग या 5 न्यूटन की फोर्स के अलोंग, ये यूनिट वेक्टर है, ये बता रहा है। इसको एफ कैप करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर है ये आपके पास, जो कि अलोंग गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो डायरेक्शन जो आपको वेक्टर का जो डायरेक्शन गिवन है उसके अलोंग आपने यूनिट वेक्टर एक ड्रा किया, वो डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट की तरफ आपने एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया। तो ये मैंने कहा इसको यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और इसको एफ कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात पता लग गई। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ये आपके पास कोई एक किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, मान लें जिस तरह ये वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर थी, इसको हमने इसी तरह लिखा। इस तरह कोई और भी वेक्टर हो तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर लें, फिर ए कैप करें। ए कैप से क्या मतलब है, ए कैप का मतलब है आपके पास उस वेक्टर की ए कैप क्या होगी, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता। अब अगर यूनिट वेक्टर ये है तो इसको निकालेंगे कैसे, ए कैप इक्वल आएगा ए कैप मतलब दैट वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मतलब ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ही होगा। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं तो 1। अब इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और साथ में मैग्नीट्यूड 1 है और साथ में ये तो डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक वेक्टर जैसा ही है हमारे पास, ये भी ठीक है एक वेक्टर जैसा ही है। मगर याद रखें आपके पास ये 9 यूनिट होती है, इसके पास यूनिट कोई नहीं होती है यूनिट वेक्टर के पास, और 9 डायमेंशन होती है। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन अल्टीमेटली नहीं होगी, 9 डायमेंशन भी नहीं होती है। अब देखें तो हम लिख सकते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर इज ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, लिखो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर हो वो इक्वल होता है दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, ये लिख सकते हैं गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिवाइड करो उसके इक्वल होता है। कोई भी वेक्टर होगा दिया होगा उस वेक्टर को डिवाइड करें उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपके पास वो यूनिट वेक्टर होता है। ये से हमने यहाँ पे देखा, या हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर को इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर आपके पास हो, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। लिखते हैं इस बात को भी, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 1 होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन, जो कि ड्रॉन मतलब उसको लिखा जाता है ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में लिखेंगे। जैसे ये गिवन वेक्टर था, इसी की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर रखा जो कि एफ कैप था, ठीक है, ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर के साथ साथ अब हमने कहा कि ये आपके पास गिवन डायरेक्शन में ड्रा किया जाता है, और इसको आप कह लें कि आप इसको बिल्कुल जो इसकी मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहूँ आपके पास फोर्स है, कोई फोर्स है
1 न्यूटन एफ केब है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, मगर क्या ये 1 न्यूटन एफ केब है? तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यहाँ न्यूटन है तो आप इसको कभी भी शामिल नहीं कर सकते कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट 1 न्यूटन देख के आप बोलेंगे ये तो पूरा एक यूनिट वेक्टर है, मगर ये नहीं। सिर्फ ये एफ केब आपके पास यूनिट वेक्टर होगा, ये आपकी उसी तरह जो गिवन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद समझते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वेक्टर। इनका बड़ा रोल है, इनको समझना बहुत लाजमी है। हमारे जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर? ऑर्थोगोनल वेक्टर या दूसरा नाम क्या है? और दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वेक्टर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वेक्टर, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वेक्टर भी कह सकते हैं या ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये असल में आपके पास डायरेक्शंस होती है। आपने देखे होंगे कोई भी डायरेक्शन होता है, हमारे पास 3 ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। 3 डायरेक्शन ही पॉसिबल हो सकती है, एक्स वाली डायरेक्शन, वाई वाली और जेड डायरेक्शन। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन हो ही नहीं सकती है। आप जिस तरह भी मोशन करें, इन्हीं डायरेक्शन के बीच में आप मोशन भी करें तो आप इनके कंबाइन एक डायरेक्शन में भी आप मोशन कर रहे होते हैं, मगर आप कभी इन एक्सिस के अलावा आप किसी और डायमेंशन में, यानी कि 3 डायमेंशन के अलावा किसी और उसमें आप मोशन कर ही नहीं सकते। कोई भी पार्टिकल हो, हम तो कर नहीं सकते ना, वो तो उस तरह हो है ही नहीं। कोई भी चीज़ हो, वो इन डायमेंशंस के आपके पास एक कंबाइन रिजल्ट या इनके एक कम्बिनेशन में आप मूव कर रहे होते हैं। जैसे हम ये रूम ले लें अपना, ठीक है, उसके 3 एक्सिस होंगे। 3 एक्सिस को आप देखें तो एक आपके पास हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल होगा, एक इस तरफ से होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होंगे? 3 डायरेक्शन होंगे, एक इस तरह करो या एक इस तरह, एक ऊपर की तरफ। तो अब अगर मूव करे कोई, ठीक है, मूव करे बीच में से, कि बीच में आप मूव करके बोले कि मैं तो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जा रहा है, वो जा रहा है। कैसे जा रहा है? तीनों के कम्बिनेशन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर होंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे इन्हीं में, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर कहें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपने यूनिट वेक्टर ले रखे हैं, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रखा होगा, वाई की डायरेक्शन में और जेड की। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमेशा ए आई कैप, और वाई में है उसको जे कैप, के जेड में है उसको के कैप करके रिप्रेजेंट किया। ज़रा इसका बेहतर तरीके से समझते हैं 3D में, ठीक है। तो आइए तो मैं एक 3D फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। तो उसी तरह कुछ है हमारे पास, एक फिगर है जिस पे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब ये 3D फिगर है, इसको मान लो मैं जेड एक्सिस करके, इसको एक्स एक्सिस करें, इसको आप वाई एक्सिस करें। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब मान ले कोई वेक्टर है आपके पास, कोई इसी तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको ज़रा मैं शो करूँ, ये कोई वेक्टर ए है, क्या है? वेक्टर ए है, ठीक है। फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक अलॉन्ग वाई एक्सिस एक वेक्टर है, मान ले वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर है, जिसको आप क्या कहते हो? वेक्टर बी कह ले, ठीक है। इसी तरह आप वाई ऊपर गए हो ना, आप पहले एक्स में आए हो, फिर वाई में गए हो, फिर अब जेड में आओ। जेड में आने के लिए इस तरफ आना होगा पीछे, मतलब जेड के पैरेलल ये आ गए, इसको मान ले सी वेक्टर। अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट हम हेड टू टेल रूल से या पॉलीगन उससे लिख आ सकते हैं, ला के जरिए। हेड टू टेल रूल के जरिए कैसे करेंगे? पहले वाले की टेल, आखिरी वाले की हेड, ये जोड़ दिए अपोजिट ऑर्डर में। मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर फोर्स एफ बन गया, तो ये एक एफ है जो कि किसकी इक्वल है? एफ वेक्टर है जो कि आपके पास इक्वल है ए वेक्टर, जो कि अलॉन्ग किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर बी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शो कराने के लिए क्या बोलेंगे? ए एक्स लिखे या फिर आई कैप लिख दे, ए एक्स आई कैप, फिर बी एक्स जे कैप, फिर सी एक्स के कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ये ए एक्स है या ए वेक्टर है, ए एक्स नहीं लिखो, छोड़, बी जे कैप लिख सकते हैं, एक्स एक्स सबके साथ लिखती है, ठीक है, बी जे कैप। अब इसका क्या मतलब है?
ए आई कैप का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अलांग है। फिर ए बी जे के मतलब बी वाई एक्सिस के अलांग, सी के का मतलब है जेड एक्सिस के अलांग डायरेक्शन है। तो आप कहीं पे भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो इसका मतलब भी यही होगा। जैसे मान लें कोई फोर्स है, यूँ कहें कोई फोर्स है 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस क्या है प्लस 4 के है। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट टू मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 2 जो है 2 मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो कि कितने किसके अलांग है एक्स एक्सिस के। फिर 3 है वाई एक्सिस के अलांग, फिर जेड है 4 है जेड एक्सिस के अलांग है। तो मतलब ये आपके पास कंपोनेंट है, इनका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये एफ मैग्नीट्यूड निकाले इसका कैसे होगा, तो इन सब का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये ज़रा हम आगे और डिटेल में भी सीखेंगे। इन सब को क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाली कहानी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, जो इसके बाद आगे आप कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। आपको ज़रा ये आइडिया हो गया कि जेड के एक्सिस के अलांग कैसे होता है, वाई एक्सिस के अलांग कैसे हो सकता है और एक्स एक्सिस के अलांग कैसे होता है। तो अब क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए इसके, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, पहले 2 उधर करवाए थे, अभी इधर करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड एक्सिस। क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर, द फॉलोइंग वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा आपने रिप्रेजेंट कराना है। वो कौन कौन से वेक्टर है आपके पास, वेक्टर है, पहला क्वेश्चन है, वेक्टर तो नहीं है, चलो पहले पार्ट ले लेते हैं इसका। ए वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड, क्या कहता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए जो कि कोई एक वेक्टर है, हैज़ अ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है आपको बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स अलॉन्ग क्या कहते हैं 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन भी दे रहा है, एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं अगर ए वेक्टर को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम ए कैप करके लिखते होते हैं, ठीक है। अब ए कैप की जगह मैं आई कैप लिख सकता हूँ। तो ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, लिख दिया, और आई कैप कर दिए, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट हो गया, इतनी सी बात। अब हमें ए कैप जे कैप करने की जरूरत है, ए कैप के जगह पे हम आई कैप करेंगे, ठीक है। अगर जे होता तो फिर हम वाई एक्सिस होता तो जे कैप करते, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा वो करूँ, ज़्यादा करूँ, अगर कहें 5 यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, फिर कहें 4 यूनिट अलॉन्ग वाई, बोले अलॉन्ग वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव भी हो सकता है सर, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब जेड के लिए -3 यूनिट एंड यहाँ एंड लगा दें, एंड -3 यूनिट अलॉन्ग किसके अलॉन्ग, माइनस के या माइनस जेड डायरेक्शन। माइनस जेड डायरेक्शन कैसे हो सकती है आपके पास, माइनस जेड डायरेक्शन के लिए देखें आपके पास कोई फोर्स है, ए वेक्टर है, उसी तरह इसके आपके पास डिफरेंट होंगे कंपोनेंट्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 यूनिट है तो 5 आई कैप कर सकते हैं, फिर 4 यूनिट है तो 4 जे कैप कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस क्या है -3 के कैप करके रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये आपके पास तीनों एक्सिस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, एक क्वेश्चन था, इसी से थोड़ा आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो गया होगा कि आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर के हवाले से, और ये हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये मैग्नीट्यूड होता है, ये चीज़ समझ आ गया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन लगा लेते। फिर इसके बाद है जी हमारा पास फिगर से हमने ये चीज़ें बतानी है, ठीक है, वो बताते हैं। फिगर से आपने ये चीज़ बतानी है, फ्रॉम ए फिगर आपके पास, चलो पहले इससे पहले एक क्वेश्चन है 3 मिनट, फ्रॉम क्वेश्चन 3 कर लें। फ्रॉम क्वेश्चन बहुत है पर मैं शार्ट कर रहा हूँ बीच में से, फ्रॉम फिगर
फाइंड करना है, फिगर कैसी है आपके पास, फिगर आपके पास दी रहेगी, क्योंकि ये ले, ये फिगर आ गई आपके पास, ठीक है। इस फिगर में ये एक्स है, ये वाई है, ये आपके पास कोई एक थीटा एंगल है और यहाँ पे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, ये कुछ इसी तरह इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ से इसी फिगर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास ए एक्स बताओ, ए एक्स बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ए वाई बताओ, ठीक है। ए वाई मतलब ए एक्स का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इसी तरह आपसे पूछ रहा है ये अगर इसकी वो करें, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके एक ए एक्स होगा, एक ए वाई होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। एक एक्स से होगा, एक ए वाई होगा। आपके पास ए वाई पूछा है, ए एक्स पूछा है, और क्या पूछा है, और पूछ रहा है ए एक्स वेक्टर क्या होगा, ए एक्स वेक्टर बताओ, ये आपके पास पहला दूसरा तीसरी बात पूछी है। फिर चौथा क्या पूछता है, ए वाई वेक्टर भी बताओ, वो क्या होगा। फिर पांचवें मर्तबा आपसे पूछ रहा है भाई ए वेक्टर क्या है, खाली ए वेक्टर बताओ। फिर छठी बात उसने पूछा है आपसे ए माड बताओ, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। फिर सातवां मर्तबा आपसे क्या पूछ रहा है कि अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बताओ किसके इक्वल है। तो वन बाई वन सबको देखते हैं, आइए। अब ए एक्स क्या है असल में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो हमें पता है ये है, तो हम इसके अलावा कास थीटा लगता है, तो ए एक्स को हम लिख सकते हैं ए कास थीटा, ये तो हमें पता है, शुरू से करते आ रहे हैं। ये साइन थीटा लग जाएगा। चलो मैं पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर होगा आपके पास ए एक्स इक्वल टू पूछा है, तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू ए कास थीटा होगा, ठीक है। फिर दूसरी मतलब क्या पूछ रहा है, ए वाई कैसे निकालो, ए वाई निकालना है आपने, ए वाई पूछा है, तो ए वाई क्या होगा, ए वाई इक्वल होगा ए साइन थीटा के, ये बात भी हमें पता थी, ठीक है। इसको बंद कर दे, बंद करना है तो। फिर तीसरे मतलब क्या पूछ रहा है, तीसरे मतलब आपसे पूछ रहा है ए एक्स वेक्टर क्या होगा, ए एक्स को कैसे, ए एक्स पूछ रहा है, वेक्टर पूछ रहा है, तो ए एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर को, ए एक्स के अंदर दो चीज़ें होंगी, क्या क्या, एक होगा ए एक्स वेक्टर मतलब ए एक्स का मैग्नीट्यूड होगा, फिर एक ए कैप होगा, ए कैप क्या होगा, डायरेक्शन का पूछ रहा होगा, ठीक है। ए एक्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाला हुआ है, कितना है, ये मैग्नीट्यूड ही है असल में, एक्स इक्वल टू ए कास थीटा मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू होगा, ये कितना है, ए कास थीटा, ए कास थीटा, आई कैप की ए कैप की जगह पे आई कैप अलोंग जे, क्योंकि क्या है अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसी तरह आप फाइंड कर सकते हो ए वाई, चौथी बात, वो चौथा क्या पूछा है, ए वाई वेक्टर पूछा है, ए वाई वेक्टर फाइंड करना है, तो ए वाई वेक्टर होगा किसके इक्वल, ए वाई का मैग्नीट्यूड टाइम ए वाई कैप होगा, तो ए वाई किसके इक्वल है, ए वाई का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए साइन थीटा, तो लिख सकते हैं जी क्या होगा, ए साइन थीटा, ए वाई कैप की जगह पे जे कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, ठीक है। इंक खत्म हो रही है, चलो पेन चेंज कर। पांचवा क्या है आपके पास, क्या पूछा है, ए वेक्टर पूछा है। ए वेक्टर को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, ए वेक्टर होगा ए एक्स वाला वेक्टर प्लस ए वाई वाला वेक्टर, ठीक है, वाई कंपोनेंट वाला। अब ए एक्स हमने निकाला हुआ है, क्या है ए एक्स, ए एक्स बताओ जी, ए एक्स ये क्या है, ए कास थीटा आई कैप, ठीक है, ए कास थीटा आई कैप प्लस क्या करोगे वाई वाला लिखना है, तो ये है ए साइन थीटा जे कैप लिख दोगे, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ गया ए वेक्टर, इसके इक्वल होगा। फिर पाँचवें के बाद छठा क्या चीज़ पूछी है, छठी चीज़ आपसे पूछी, ये तो यहाँ पे लिखते हैं, छठा क्या पूछा है आपसे, चलो लिख दें, छठा क्या पूछा है, छठा आपसे पूछा है ए का मैग्नीट्यूड, ए का माड, मतलब ए का माड कितना होगा, ए ही होगा, हमें पता है, ए माड लिखो या खाली उसके बगैर भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। सातवीं क्या चीज़ पूछी आपसे, अच्छा 7 इसी तरह दूसरी तरह लिखने, वो क्या होगा, सातवां ये आपसे पूछा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल। अब ए एक्स निकाला हुआ था आपने, किधर गया, ए कास थीटा, तो करें ए कास थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर करोगे। अब देखिए ये होगा ए एक्स का स्क्वायर, उसी तरह आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर किसकी इक्वल आना है, अभी देखो ये होगा
ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब चलें ये नहीं लिखते बार बार, ये एक स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, मैंने तरतीब से लिखा है, ये पहले लिख दिया, इसको पहले इसको बाद में। तो ये ए बाहर आएगा, अंदर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, तो 1 का स्क्वायर करो, कट कैंसिल ए। तो इसका मतलब हुआ ये आपके पास ए का मैग्नीट्यूड जो इक्वल है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, ये ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए का मॉड करके। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता लग गई है, दो चीज़ें पता लगी, वो क्या क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता लग गया यहाँ से कि हम एक इसको देखें, एक इस ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़ करें। देखिए हमारे पास क्या है, एक ए मॉड जो है, ए मॉड किसके इक्वल आया, यानी कि ए मैग्नीट्यूड इक्वल आया आपके पास ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर के। अगर जेड एक्सिस होता तो हम यहाँ पे क्या करते, ए जेड का भी स्क्वायर होता, ये बात याद रखें। इसी तरह ए वेक्टर जो आया वो किसकी इक्वल हो गया, वो होगा ए एक्स वेक्टर आई केब लिख सकते हैं प्लस ए वाई जे केब लिख सकते हैं प्लस ए जेड के केब लिख सकते हैं। ठीक है, हो तो इधर भी आप के आई एक्स लिखो, आई केब जे केब। ठीक है, इसी तरह आप तीनों डायमेंशन के लिए आप कर सकते हो, तीनों उसके लिए, तीनों एक्सिस के लिए। ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन भी आया हुआ है एक किताब है, सिंपल सा पूछी बात कि वही वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा उसके साथ साथ यूनिट वेक्टर भी लगाना होता है। ठीक है, उसके ऊपर एरो हेड, ये वाली कहानी आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हम वेक्टर को लिखेंगे तो इसके ऊपर वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर टाइम यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर टाइम यूनिट वेक्टर। चलो इसी को हम, क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, सही रिप्रेजेंटेशन क्या है वो बता रही है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए की, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बता रहे हैं। जैसे ए है, ऑप्शन दिया हुआ है, एक ए वेक्टर था उसको बता रहे हैं, ये ए वेक्टर ये वाला है। अच्छा, ए वेक्टर किसके, पहला ऑप्शन है ए एक्स प्लस ए वाई के ऊपर एरो, बी ऑप्शन है ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सी वेक्टर दिया हुआ है ए किसके इक्वल है ए एक्स आई कैप वेक्टर ऊपर एरो प्लस ए वाई जे कैप ऊपर एरो। फिर डी ऑप्शन है ए स्क्वायर करके दिया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इनमें से क्या ऑप्शन ठीक है वो बताना है। अब देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक देखते हैं, आई कैप जे कैप भी किया हुआ, एरो भी लगाया हुआ, एरो लगाते हैं, यहाँ पे भी एरो है। ठीक है, ये कंडीशन कुछ सही लग रही है। अब इधर देखते हैं, इधर इसके ऊपर एरो नहीं लगाया शुरू वाले के ऊपर, इधर स्क्वायर करके किया हुआ है, ये भी नहीं, तो ये आपके पास ऑप्शन बी ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपके पास वो है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल विद एक्सिस। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, एंगल भी फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता, नंबरिंग ज़रा आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, जल्दी में तो टाइम भी कम है। ठीक है, नमाज भी पढ़नी है हमने। तो अब क्वेश्चन 2 है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। क्या है, फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल, एंगल भी फाइंड करना है किसका, एंगल विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, ऑफ वेक्टर किसी कोई वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज, वो वेक्टर क्या है आपके पास है
ए कोई वेक्टर है जो कि -2i है, फिर -2j है, ठीक है। अब इसका एंगल भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिंपल इज दैट, इसका एरो लाइनें सीधी करके ये आपके पास मैग्नीट्यूड मान, ये आपके पास मैग्नीट्यूड वहाँ पे हमने देखा था। मैग्नीट्यूड वहाँ पे क्या होता, कोई भी मैग्नीट्यूड इक्वल होता था उसका ए एक्स का स्क्वायर करो, फिर ए वाई का स्क्वायर करो, फिर ए जेड का स्क्वायर करो। यहाँ पे जेड है नहीं, ए वाई और जेड है, इसका भी स्क्वायर करें। इसका स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस -2 जे वाले का स्क्वायर, एक्स वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4। तो ये कितना होने वाला है? √8। इसको आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट को 2 4 2 2 2 1, इसको लिख सकते हैं आप 2√2 करके। ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा हमने बनाया था, शुरू में बताया था। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ए वाई क्या है? ये 2 थीटा, टेन इनवर्स करो उधर जाके, तो क्या होगा? -2 डिवाइड बाई -2, 1 आ रहा है, तो टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है भैया? 1 इक्वल होता है थीटा 45 के, यानी कि एंगल कितना है? 45 डिग्री का है। ये भी आप फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इजी था, एंगल भी फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था। नोट करना है, नोट करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनके पास, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो बनी, अगर आप देखें, लेक्चर पूरा देखें, ताकि आपके, यही से आपको गारंटी दे देता हूँ, अगर ये लेक्चर आप पूरे सुनते हो ना, तो आप आराम से मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। इतना डिटेल में मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई है, ठीक है। तो अब है आपके पास अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आपके पास पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन है, चलो वो लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल, मूविंग विद, किससे मूव कर रहे हैं? मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जो कि आर वेक्टर है कोई, जो कि आपके पास 2i कैप -3j कैप इन खत्म +4 k कैप इन दी। आपने फाइंड करना है कि वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, और जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन में गिवन वेक्टर है आर, उसकी डायरेक्शन में मैं बनाता हूँ फिगर। ये कोई वेक्टर है आर, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका वो वैल्यू क्या है? 2i कैप -3j कैप +4 k कैप है, ये आपके पास है। अब इसी के अलावा v वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है, v वेक्टर है तो v का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम r वेक्टर, r कैप होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? r कैप होगी। ये बात मानते हैं कि नहीं होते? उसी की डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन के लिए r कैप इस्तेमाल करेंगे। अब v मैग्नीट्यूड तो है, वो कितना है? 10 है, ठीक है, 10 है, मगर ये r कैप नहीं है। r कैप निकालने के लिए उसी वेक्टर से लेंगे। उसी वेक्टर को हम लिख सकते हैं कैसे? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम क्या? उसका r कैप, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, ठीक है। यानी कि r कैप निकालना होगा। r कैप किसके इक्वल? r कैप निकालने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होगी? r वेक्टर चाहिए होगा डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। r वेक्टर तो पड़ा हुआ है, वो है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इधर साइड पे करके निकालता हूँ। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आपके पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, अलग करके लिखो, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 सही तरह लिखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आने वाला है 4 9 क्या होगा? 16। तो ये आएगा आपके पास करीब 25 और 4 29, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया आर कैप का। इसका वेक्टर आपको पता है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? आर वेक्टर कितना है? 2i कैप -3j कैप +4 k कैप डिवाइडेड बाई
29। ठीक है, अब ये आपके पास आर कैप है, क्या है, आर कैप है। अब आपने पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ आर कैप की जगह। तो वी वेक्टर किसके इक्वल था, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम आर कैप। आर कैप तो ये है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आर कैप कितना है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई √29। यहाँ तक करके भी रखें, ठीक है, ठीक है। या इस 10 को अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या हर एक के नीचे भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे देखें, 10 to 20 आई कैप माइनस 30 जे कैप प्लस 40 के कैप डिवाइड बाई √29 कर सकते हैं। फिर इस 29 को हर एक के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो गिवन वेक्टर आएगा, चाहे इस तरह भी रखो चाहे इस तरह भी लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।